दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी गुस्सैल पति की मासूम वाइफ। ये कहानी का पार्ट 12 है। पार्ट 11 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। साक्षी की मासूमियत ने आरव कपूर जैसे गुस्सैल और सख्त इंसान का दिल जीत लिया है। पहले दोनों के बीच सिर्फ नोक झोंक थी, लेकिन अब आरव उसकी हर हर बात पर मुस्कुराने लगा है। साक्षी ने आरव को बार बार बूढ़ा कहकर चिढ़ाया तो आरव जलन में अपने दोस्त मनीष को भाभी बोलो तक कह बैठा। दूसरी तरफ साक्षी की छोटी छोटी चोटों पर उसका परेशान होना और रात में दोनों का रूठना मनाना साफ दिखता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं, बस अभी खुलकर मान नहीं रहे। अब कहानी में आगे। अगर आप मुझे बच्ची कहोगे तो मैं भी आपको बूढ़ा कहूँगी। ठीक है, मैं तुम्हें बच्ची नहीं कहूँगा। तो हो गई हमारी दोस्ती, कहकर आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। साक्षी अपनी आंखें छोटी करके उस बढ़े हुए हाथ को देखकर कहती है, यह किसने कहा आपसे कि मैंने आपको माफ़ कर दिया? आपको पता है, इस वजह से आप मेरे भाई की एंगेजमेंट में नहीं आए। आपने अपने उस दोस्त से हमारे लिए डिवोर्स पेपर तैयार करवाया और तो और मुझे एक चीटिंग करने वाली बीबी समझा। नहीं साक्षी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मैं अभी नाराज हूँ। साक्षी झट से ब्लैंकेट लेकर अपनी आंखें बंद करके सो गई। आरव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट में तुमने क्या क्या किया। साक्षी को पता था कि आरव उसको मनाने की कोशिश कर रहा है और मान तो वो ऑलरेडी गई थी, लेकिन थोड़ा भाव खाना तो बनता था। इसीलिए करवट लेकर दूसरी तरफ घूमते हुए बोली, आज मेरा मूड नहीं है कुछ भी बताने का। गुड नाइट। आरव को एटीट्यूड दिखाकर साक्षी सो चुकी थी, लेकिन पहली बार आरव किसी का एटीट्यूड उठा रहा था। अगले दिन साक्षी को अपने ऑफिस के कुछ काम भी निपटाने थे और दोपहर में उसे अदालत भी पहुंचना था। सुबह जल्दी उठकर वह अपने ऑफिशियल कपड़ों में तैयार होने लगी। आरव जिम से आया तो डार्क ब्राउन बिजनेस सूट पहने साक्षी को देखकर हैरानी से बोला, इन कपड़ों में कहाँ जा रही हो? मिस्टर कपूर, आज से मैं इंटर्नशिप स्टार्ट कर रही हूँ। साक्षी, तुम्हें एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैंने मम्मी जी से पूछा था। पति हूँ मैं तुम्हारा, मुझे बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आरव हाथ का टॉवल जमीन पर पटकते हुए बोला, लेकिन मैं इंटर्नशिप आज से नहीं कर रही हूँ, ये मेरी पढ़ाई का हिस्सा है। बात यहाँ ये है कि तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। आरव ने फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। साक्षी का मुंह जैसे रोने वाला हो गया। हाँ ठीक है, उसे बताना चाहिए था, लेकिन वह आरव से नाराज़ थी, इसीलिए उसने नहीं बताया। ऐसा नहीं था कि उसने किसी को नहीं बताया था, उसने अपनी सास को इन सब बारे में बता दिया था। आरव गुस्से से उसकी ओर देख रहा था। उसके लिए यह बर्दाश्त से बाहर था कि उसकी बीवी अपना ऑफिस ज्वाइन कर रही है और उसे कोई इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। आरव का यह गुस्सा देखकर साक्षी उसके चेहरे की तरफ देखती है। आरव के जबड़े गुस्से से कसे हुए थे और आंखें उसे देखकर मानो जैसे साक्षी के होश उड़ गए। आरव इतनी जल्दी इतना गुस्सा हो सकता है, उसे यकीन नहीं हुआ। आरव ने देखा कि साक्षी के होठ नीचे की तरफ झुकने लगे थे और मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा कि साक्षी रोते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। आरव अब गुस्से के साथ साथ फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, अब अपने ये घड़ियालू आंसू बंद करो। मैं घड़ियालू आंसू नहीं रो रही हूँ, आप कितना डांटते हो मुझे, रोते हुए साक्षी ने कहा। तो तुम काम ही ऐसे करती हो, आरव दांत पीसते हुए बोला। साक्षी अपनी हथेली से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है ना, मैंने पहले नहीं बताया, अब बता देती हूँ ना मिस्टर कपूर, कहकर वो 2 बार सुबकी और अपने आंसू और बहती हुई नाक को पोंछती है। फिर साक्षी कहना शुरू करती है, मिस्टर कपूर मैं आज से। कहते कहते साक्षी हिचकियाँ लेने लगती है। जो गुस्सा इस वक्त आरव की आंखों में था वो हैरानी में बदल चुका था। मुश्किल से 3-4 मिनट हुए होंगे इन सब की बातों का, लेकिन साक्षी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि जाने कितने घंटों से ये लड़की रो रही है। साक्षी अपना मुंह तो
बोलने के लिए खोल रही थी, लेकिन उसकी हिचकियाँ और रोने की आवाज़ के कारण वह अपनी बात कह नहीं पा रही थी। आरव झट से आगे बढ़ा और पानी का गिलास लाकर साक्षी के मुंह से लगा दिया। साक्षी ने 2 घूंट पानी पिया और आरव की तरफ देखकर कहती है, आप बहुत गंदे हो, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, आपने मुझे इतना रुला दिया। मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूँगी, अब आपके पास कभी नहीं आऊँगी, कहकर साक्षी उठी और कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी उसके हाथ पर किसी की पकड़ उसे महसूस हुई। साक्षी पलटकर देखती है, उसके हाथों को आरव ने पकड़ रखा था। साक्षी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है तो आरव उसके हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने सामने खड़ा कर देता है। अपने चेहरे को झुकाए साक्षी आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ आरव के सामने खड़ी थी। आरव उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। अचानक से आरव से मिले इस अपनेपन से साक्षी, जो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, वह और जोर जोर से रोने लगती है। वह साथ साथ आरव को डांटते हुए बड़बड़ाए जा रही थी कि आरव ने किस तरह से उसे डांटा। आरव उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम तक ले गया और फिर एक नैपकिन गीला करके उसके चेहरे को अच्छी तरह से पोंछकर साफ किया। कुछ ही देर में उसके चेहरे को देखकर आरव को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। अब वह जिम करके अंदर आया था, तब साक्षी एक खिला हुआ फूल थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके गाल सब रो रो के लाल हो चुके थे। आरव उसे लेकर बाहर आया, फिर उसने घड़ी को देखा और साक्षी को देखते हुए बोला, तुम अभी आधे घंटे तक कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। क्यों? साक्षी ने पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे तक तुम कोई अच्छा सा कॉमेडी वाला कार्टून देखो, तब तक मैं नहाकर आ जाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में नाश्ता करने बाहर जाएंगे। साक्षी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तो मैं आपका मोबाइल में कार्टून देख लूँ? मरता क्या नहीं करता। आरव उसको इस हाल में बाहर जाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह बहुत रोई है। और फिर आरव को भले ही कोई नहीं डांटता, लेकिन दादाजी और उसके पापा तो ज़रूर ही 2 बातें सुना देते। आरव अपना मोबाइल देते हुए बोला, लो देख लो अपने फेवरेट सीरियल्स, मोटू पतलू, टॉम एंड जेरी। साक्षी देखते हुए सोफे पर बैठ गई। आरव ने नहाया, आरव तैयार हुआ, तब तक साक्षी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। आरव उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए बोला, चलो चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप लगाओ और बाहर आ जाओ। जैसे ही आरव बाहर की तरफ निकलने लगा, साक्षी चिल्लाते हुए बोली, अरे हम साथ में बाहर जाएंगे, अकेले जा रहे हैं? आपने भी कहा था, तुम आ जाओ तैयार होकर। मिस्टर कपूर, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि आप मुझे क्यों नहीं बाहर जाने दे रहे थे, क्योंकि आप डर रहे थे कि लोगों को पता चल जाएगा कि आपने मुझे रुलाया। फिर भी मैं चुपचाप बैठी हूँ, आपका इंतज़ार कर रही थी। जाते हुए आरव के पैर रुक गए और वो पलटकर साक्षी की ओर देखने लगा। चुपचाप जब तक मैं तैयार नहीं हो जाती यहाँ बैठे रहिए, वरना मैं फिर से रोने लगूंगी, साक्षी आंखें दिखाते हुए बोली। आरव हैरानी से उसे देख रहा था। यह लड़की वाकई में बहुत ज़्यादा चालाक थी। आरव उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। आरव कुछ देर के लिए कमरे में रुका और उसे साथ लेकर ही कमरे से बाहर आया। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण आरव अपने ऑफिस के लिए चला गया, जबकि साक्षी ड्राइवर को लेकर ऑफिस की तरफ चली गई, जहां पर वह इस वक्त इंटर्नशिप कर रही थी। आरव अदालत के बाहर आकर पिछले 10 मिनट से खड़ा था, लेकिन साक्षी अब तक नहीं आई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लोग उसका इंतज़ार करते थे, वह कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया करता था, लेकिन आज उसकी यह बीबी उससे वह काम करवा रही थी जो उसने ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया था। वकील साहब यानी कि साक्षी के मनीष भैया आकर आरव से कहते हैं, भाभी नहीं आई अब तक, अगले 4 मिनट में हमें अंदर जाना होगा। मैं पहले ही कह रहा था
कि इसे इन्वॉल्व मत करो इस लड़की को, पर तुम सुनते कहाँ हो मेरी बात। आरव गुस्से से अपनी आंखों पर लगे हुए चश्मे को उतार कर मनीष की ओर देखते हुए बोला, यार बीवी है तुम्हारी, एक बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रहा है। दिखाना होगा ना कि बच्चों की माँ बाप दोनों को प्यार मिले, तो फिर इंतजार कर बैठकर, मेरे सिर पर नाच मत। आरव गुस्से से झल्लाते हुए बोला और अपने गॉगल्स को शॉर्ट्स की पॉकेट में डालकर दोनों हाथ को पैंट की जेब में डाल दिया और रास्ते की ओर देखने लगा। एक स्कूटर तेजी से आकर आरव से 10-15 कदम पहले रुक गया। आरव स्कूटर को देख रहा था। लाल पीले अजीब से कपड़े पहने हुए एक लड़की, जिसकी ओढ़नी को अपने सिर से लेकर चेहरे को पूरा ढका हुआ था, स्कूटर से उतरी। एक बड़ा सा बैग उसने अपने एक कंधे से लेकर कमर तक तिरछा लटका हुआ था। ना चाहते हुए भी आरव की नज़र उस बेढंगे कपड़े और उस बैग पर चली गई। मनीष भी उस लड़की की तरफ ही देख रहा था। लड़की स्कूटर को स्टैंड पर लगाती है और अपने हाथों को पीछे ले जाकर सिर पर बंधे हुए उस दुपट्टे की गांठ खोलने लगती है। उसने दुपट्टे को खींचकर अपने सिर से हटा दिया। दुपट्टा हटाते ही उसके लंबे घने बाल, जिसे उसे दुपट्टे के नीचे दबा कर रखा था, एक झटके के साथ उसके चेहरे के दोनों तरफ बिखर गए और उसके साथ ही हैरत से फैल गए आरव और मनीष की आंखें। यह साक्षी थी। मुस्कुराते हुए अपना दुपट्टा उससे बड़े से बैग में डालकर साक्षी आरव के पास आई। उसके उन कपड़ों को देखकर आरव बोला, यह क्या हुलिया बना रखा है तुमने, कहाँ थी? अपने कपड़ों को देखते ही साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, बस 2 मिनट। आपकी कार कहाँ है? आरव, क्योंकि अपनी कार से आया हुआ था, उसने अंगूठे से उस तरफ इशारा किया। साक्षी झट से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। उसने ड्राइवर की तरफ इशारा किया तो ड्राइवर भी बाहर चला गया। काले शीशे होने के कारण बाहर से कुछ भी अंदर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। महज 2 मिनट के अंदर साक्षी अंदर से बाहर निकली। सलवार और दुपट्टा तो उसके वही थे जो वो पहले से पहन रखी थी, बस कमीज बदल कर सलीकेदार पहन ली थी। अपने बालों को ठीक करके अपने होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर और बालों को पिन करते हुए बाहर आई। 2 मिनट के अंदर उसके अंदर आए हुए इस बदलाव को देखकर आरव और मनीष दोनों हैरान थे। वह मुस्कुराकर मनीष की ओर बढ़ते हुए बोली, एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ आपके लिए, कहकर उसने उस बैग को खोला जो उसके हाथ में था। एक फाइल मनीष के हाथ में देती है। मनीष उस फाइल को पूरा पढ़ता है। उससे पहले ही अनाउंसमेंट हो गई और सभी अदालत के अंदर जाने के लिए चल पड़े। चलते चलते ही तेजी से मनीष फाइल के पेपर को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई, लेकिन अभी उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह साक्षी से कोई सवाल जवाब करता। अपने दिमाग में कैलकुलेशन बैठाते हुए वह अदालत में अपनी जगह जाकर बैठ गया और आरव और साक्षी भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। रंभा पहले ही अंदर आकर बैठ चुकी थी। आरव को देखते ही वह कुटिलता से मुस्कुराई। आरव उसकी मुस्कुराहट का मतलब अच्छी तरह समझता था। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और सवाल जवाब के साथ रंभा का रोना धोना भी। एक दुखियारी औरत जो अपने पति के गुस्से का शिकार हो, जिसे उसका पति बहुत टॉर्चर करता हो, यहाँ तक कि मार कर घर से निकाल दिया हो, एक ऐसी दुखियारी औरत के तौर पर वह अपने आप को अदालत में साबित कर रही थी। आरव कपूर अपने गुस्से के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, इसीलिए लोगों को रंभा की बातों पर यकीन भी हो गया था। लेकिन साक्षी के जुटाए हुए वे सबूत, जो पता नहीं वो कहाँ से लेकर आई थी, उसकी पोल खोलने के लिए काफ़ी थे। लगभग 40 मिनट तक चली इस बहस के बाद अदालत ने फैसले को अगली सुनवाई के लिए सुरक्षित कर दिया। इस वक्त अदालत के बाहर मनीष, आरव और साक्षी तीनों खड़े थे। मनीष ने साक्षी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला इस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में? मैंने तो बस अर्पित से कहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे उनकी लाकर दे। जब मैं भाई की एंगेजमेंट में गई थी, अर्पित को क्या है ना, जासूसी का बहुत शौक है, तो बस उसने अपने शौक को पूरा कर लिया और हमारा काम भी हो गया। आरव मनीष की ओर देखकर बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि रंभा बच्चों की कस्टडी सिर्फ इसीलिए लेना चाहती थी क्योंकि वह मेडिकल रूप से अब इतनी फिट नहीं है कि फिर से माँ बन पाए। साक्षी उसकी बात में हामी भरते हुए बोली, उन्होंने बैक टू बैक 4 बार अबॉर्शन करवाया है, जिसकी वजह से उनका यूट्रस बहुत कमज़ोर हो चुका है। आरव के लिए ये सब हैरान करने वाली बातें थी,
साक्षी के लाए हुए पेपर्स में कुछ तस्वीरें भी थी जिसमें रंभा किसी लड़के के साथ थी। मनीष ने अपनी बहस में इस बात को साबित कर दिया कि वह अपने उस बॉयफ्रेंड से शादी करके सेटल होना चाहती है, और क्योंकि अब वह माँ नहीं बन सकती, बस इसीलिए उसे इतने सालों के बाद याद आया कि उसके अपने बच्चे भी हैं जिन्हें वो आरव से लेना चाहती है। अपने घर जाने के लिए मनीष अपनी गाड़ी लेकर निकल गया, जबकि आरव ड्राइवर के साथ साक्षी के स्कूटर की चाबी देकर उसे स्कूटर से आने के लिए कहता है और खुद साक्षी को लेकर अपनी कार से घर आने लगता है। तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि तुम इतना आगे तक सोच सकती हो, आरव ड्राइव करते हुए कहता है। वही तो प्रॉब्लम है ना मिस्टर कपूर, आप मुझे बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं। आरव मुस्कुराकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन साक्षी उसे हाथ में अपना हाथ नहीं देती है। आरव मुस्कुराकर गाड़ी को साइड में पार्क करता है और साक्षी को देखते हुए कहता है, तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं तुम्हें डेट करूँगा? मिस्टर साक्षी आरव कपूर, मैं आपको डेट करना चाहता हूँ, पर चलोगी मेरे साथ रात को डेट पर? साक्षी के अंदर मानो उसके दिल में लड्डू फूट रहे हों। उसका दिल एक तरफ भांगड़ा कर रहा हो, दूसरी तरफ कबड्डी खेल रहा हो, लेकिन वह यह सब अपने चेहरे पर आने नहीं देना चाहती थी। हालांकि अपनी भावनाओं को छुपाने में वह इतनी भी सक्षम नहीं थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि इस बात से उसे कितनी खुशी मिली है कि आरव उसे डेट पर आने के लिए पूछा है। साक्षी फिर भी ना में अपनी गर्दन हिलाती है तो आरव उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम आना चाहती हो, प्लीज़ चलो। कैंडल लाइट डिनर, लेट नाइट ड्राइव, और तुम और मैं जो चाहो। साक्षी ना कहना चाहती थी, पर वो झट से हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। आज साक्षी आरव के साथ डेट पर जा रही थी। अलमारी खोलकर वह अपने कपड़ों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज इस खास दिन के लिए वो क्या पहने। वह पहली बार सिर्फ आरव के साथ ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी की पहली बार डेट पर जा रही थी, और यह डेट भी आरव के साथ थी। इसीलिए वह इस दिन को पूरी जिंदगी के लिए स्पेशल बनाकर रखना चाहती थी। आरव तैयार होकर आ चुका था। साक्षी को अपने कपड़ों के साथ इस तरह युद्ध करता देख वह उसके पास आकर बोला, यह कुश्ती क्यों खेल रही हो तुम अपने कपड़ों के साथ? साक्षी कन्फ्यूज़न के साथ मुंह बनाते हुए पीछे पलटी। वह कुछ कहती उससे पहले ही आरव को देखकर उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने पहली बार आरव को जींस और टी शर्ट में देखा था। आरव यूं तो हमेशा ही हैंडसम लगता था, लेकिन इस लुक में कौन कह सकता था कि वह साक्षी से इतना बड़ा होगा। साक्षी का मुंह इस तरह खुला देखकर आरव आगे आया और एक हाथ उसके सिर पर और दूसरा हाथ उसकी ठुड्डी पर रखकर उसका मुंह बंद करते हुए बोला, यह लार क्यों टपकाने लगी तुम्हारी मुझे देखकर? साक्षी झट से गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने क्या हैंडसम लड़के नहीं देखे हैं जो आपको देखकर मेरी लार टपकेगी? और ऐसा मैंने कब कहा कि आप हैंडसम हो? अभी तो तुमने कहा। सच में मैंने अभी ऐसा कहा क्या? साक्षी खुद से ही सवाल पूछ रही थी। यह छोड़ो, यह बताओ तुम क्या पहन रही हो? मैं तैयार हो गया लेकिन तुम अभी तक अपने इन अतरंगी कपड़ों में घूम रही हो। इस वक्त साक्षी ने ग्रीन कलर का लोअर और पिंक कलर का टी शर्ट पहन रखी थी। साक्षी अपने कपड़ों की तरह इशारा करते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। इतना क्यों सोचने रही हो इसके लिए? कुछ भी पहन लो। नहीं, मुझे कुछ स्पेशल चाहिए। मुझे यह दिन पूरी लाइफ याद रखना है। आरव मुस्कुराकर उसकी बाजू पकड़कर उसे अलमारी के पास से साइड हटाता है और खुद उसके कपड़ों को देखने लगता है। कोने में एक हैंगर पर एक पिंक कलर की नेट की साड़ी टंगी हुई थी। आरव उसे निकालते हुए बोला, यह बेस्ट है, मैंने ब्लैक पहना है, यह तो साड़ी है। साक्षी अपने बाल खुजाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है यह साड़ी है। साक्षी हैंगर हाथ में लेकर खड़ी साड़ी को देखते हुए बोली, मुझे पहननी नहीं आती ना, मैं कुछ और पहन लूँगी। लेकिन ज़रूरत क्या है, मैं पहना दूंगा ना तुम्हें, कहकर आरव ने उसके हाथ से हैंगर ले लिया। साक्षी फिर से उसके हाथ से हैंगर खींचते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं खुद ट्राई करती हूँ, आप बाहर जाइए। आरव उसका हाथ से हैंगर खींचते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत लेट हो जाएगा।
मैं तुम्हें पहना देता हूँ, कहते हुए उसने साड़ी को हैंगर से अलग कर दिया। साक्षी साड़ी पकड़कर खींचते हुए बोली, मैं पहन लूंगी ना खुद से, यूट्यूब पर वीडियो देखकर मुझे पहनना आता है, वैसे भी सीखना तो पड़ेगा ही। आरव को मानो ऐसा लगा जैसे उसका प्लान फेल हो जाएगा। वह साक्षी को बाथरूम तक ले गया। ब्लाउज और पेटीकोट उसके हाथ में देकर बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर दूसरे हाथ से उसकी बाजू पकड़कर उसे अंदर करते हुए बोला, जल्दी से पहन कर आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, कहते हुए उसने झट से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होते ही अंदर साक्षी खुशी से मुस्कुरा रही थी, तो बाहर आरव भी मानो किसी बड़ी सी खुशी खुशी से भर गया था। पिछली बार नेहा ने उसकी यह खुशी छीन ली थी, लेकिन इस बार वह अपनी इस खुशी को किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देना चाहता था। उसने जाकर सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मन ही मन बोला, इस नेहा की बच्ची का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब कमरे में घुस आए। वह यह कहकर पलटा ही था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। आरव ने दरवाज़ा खोला तो सामने सच में नेहा खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव ने पूछा। मैं तो 10 साल पहले ही इस घर में बहू बनकर आ गई थी, तब से मैं इसी घर में रहती हूँ, नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हो? आरव आंखें छोटी करते हुए बोला। कुछ नहीं, साक्षी ने मुझे बताया कि तुम लोग डेट पर जा रहे हो, तो मैं उसकी थोड़ी मदद करने आ गई। आरव मन ही मन बोला, सच कहते हैं औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, और यह साक्षी अभी बच्ची होकर भी अपने पेट में बात नहीं पचा पा रही है। आरव को अपने ख्यालों में खोया देख नेहा अंदर की तरफ आते हुए बोली, अरे साक्षी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आरव का सपना आज फिर से लगभग सपना ही रहने वाला था। वह इतने अच्छे मूड में था, यह सोचकर खुश हो रहा था कि आज उसे साक्षी को साड़ी पहनाने का मौका मिलेगा। उसकी नज़रें आज भी वह पहली सुबह को याद कर रही थी, जब उसने साक्षी को पहली बार साड़ी पहनाई थी। वह उस पल को एक बार फिर से जीना चाहता था, लेकिन यह उसकी भाभी कम दोस्त ज़्यादा फिर से आ गई थी उसके सुनहरे सपने को मिटाने के लिए। साक्षी के आने में शायद अभी 1-2 मिनट का और वक्त था। आरव ने झट से अपना फ़ोन उठाया और कॉल लगा दी। नेहा आराम से सोफे पर बैठ चुकी थी। आरव अपना फ़ोन लेकर गैलरी में खड़ा था। 2 रिंग जाते ही सामने से फ़ोन उठा लिया। हाँ बोल, क्या हुआ? भैया, आप अपनी बीबी को कहिए कि अपने कमरे में आए। क्या हुआ आरव? वो वहीं आपको बता देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है भैया, बस उसे कहिए कि वो अपने कमरे में आए। आरव ने शिवम को कॉल किया था। ठीक है, उसे फ़ोन दो, शिवम ने कहा। आरव गैलरी के अंदर आया और नेहा के हाथ में फ़ोन देते हुए बोला, लो बात करो। नेहा ने स्क्रीन पर देखा, वहाँ भैया नाम शो हो रहा था। नेहा मुंह बनाते हुई आरव को देखकर बोली, एक ही घर में रहते हो फिर भी फ़ोन करके बात कर रहे हो? तभी शिवम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, नेहा, मेरा ब्लैक वाला लोअर नहीं मिल रहा है, ज़रा ढूंढ कर दे दो। मैं आती हूँ ना, बस 5 मिनट में। वो साक्षी। नेहा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिवम ने फिर से कहा, नेहा जल्दी कमरे में आओ। नेहा समझ गई कि आरव ने जरूर उसकी शिकायत कर दी होगी। नेहा फ़ोन आरव को देते हुए बोली, अपने भाई से मेरी शिकायत करता है? मुझे सीधे सीधे नहीं कह सकता था कि नेहा कमरे से बाहर जाओ? आरव गुस्से से हाथ जोड़ते हुए बोला। नेहा कमरे से बाहर जाने के बजाय फिर से सोफे पर बैठकर पैर पे पैर चढ़ाते हुए बोली, अब तो मैं हिलूंगी भी नहीं यहाँ से, भले ही मुझे शिवम से डांट ही क्यों ना सुननी पड़े। अब तक बाथरूम का दरवाज़ा की कुंडी खुलने की आवाज़ आ चुकी थी। आरव ने नेहा की बाजू पकड़ी और उसे घसीटते हुए बाहर के दरवाजे तक कर दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, साक्षी बाहर आकर खड़ी थी। आरव दरवाज़ा बंद करते हुए जोर से अपनी सांस बाहर छोड़ता है और अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, बच गया। सामने साक्षी पेटीकोट और ब्लाउज पहनकर बाहर आ चुकी थी और उसने बाथरूम में से एक टॉवल लेकर दुपट्टे की तरह अपने गले में लटका रखा था। आरव ने मुस्कुराकर साक्षी की ओर देखा और बेड पर रखी हुई साड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, आ जाओ। अच्छा, मुझे आपसे पूछना था, आपको कैसे आता है साड़ी पहनना? कुछ नहीं, बस वो माँ दादी सब साड़ी पहनती हैं, उन लोगों को बचपन से ही साड़ी पहनते हुए देखा है, तो बस समझ में आने लगा कि कैसे लपेटा जाता है इसे। यह कहकर उसने जैसे ही साड़ी उठाई कि फिर से दरवाजे को किसी ने ठोका। आरव अपनी आंखें बंद करके कहता है, आई एम श्योर नेहा, इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। इस बार मैं भैया की भी नहीं सुनूंगा। यह कहकर दरवाजे की तरफ ऐसे देखता है मानो उसका कितना बड़ा दुश्मन इस वक्त बाहर खड़ा हो।
आरव के हाथ में साड़ी लेते हुए साक्षी बोली, आप देख लो ना कौन है, मैं बाथरूम में जाती हूँ। आरव ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। साक्षी साड़ी के साथ बाथरूम की ओर बढ़ गई। आरव ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि साक्षी जाते जाते अपने साथ मोबाइल भी लेकर गई थी। आरव ने दरवाज़ा खोला तो नेहा, सनी, बनी, नेहा के दोनों बच्चे, पिंकी के दोनों बच्चे इस वक्त दरवाजे पर खड़े थे। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे नेहा की चोटी पकड़कर उसे खूब पीटे। वह खुद तो आई थी और खुद को बचाने के लिए बच्चों को अपना ढाल बनाकर आई थी। उसे पता था कि ये सभी बच्चे के सोने का समय है और ज़रूर नेहा ही अपने बच्चों के साथ साथ बाकी बच्चों को भी उठाकर ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आई है। नेहा बोली, शिवम जी को कुछ काम था, मैंने काम कर दिया तो सोचा क्यों ना साक्षी को तैयार कर दूँ। ये बच्चे भी बोलने लगे कि उन्हें अपनी मामी और चाची को देखना है, तो मैंने इन्हें कहा चलो फिर। साक्षी क्या कोई आठवां अजूबा है जिसे देखने के लिए लोग आएंगे? तो कितना पॉजेसिव हो रहा है उसको लेकर। कहाँ है साक्षी? साक्षी साक्षी कहते हुए नेहा उन 6 बच्चों के साथ अपने हाथों से आगे की तरफ ढकेलते हुए कमरे के अंदर घुसा देती है और खुद भी कमरे में आ जाती है। आरव अपने दांत पीस कर रह गया। बच्चों के सामने वो ज़्यादा बोल नहीं सकता था, वरना आज तो सच में नेहा की खैर नहीं थी। अरे अभी नहीं है साक्षी कमरे में। क्या हुआ, तुमने फिर से उसे डांटा तो नहीं? नेहा के इतने कहने से ही सभी बच्चे आरव की ओर घूर कर देखने लगे। कुछ ही दिनों में साक्षी इन सब की फेवरेट बन चुकी थी और यह लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई साक्षी को डांटे। आरव ने पहले तो मुंह बनाया, लेकिन बच्चों की नज़रें अपने ऊपर महसूस करते ही बोला, ऐसा क्या देख रहे हो तुम लोग? मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारी चाची को। पक्का ना पापा, मेरी मम्मी को नहीं डांटा है ना आपने? कहाँ है मेरी मम्मा? हनी मुंह बनाते हुए आगे आई और कमर पर हाथ रखकर आरव के सामने खड़ी हो गई। आरव उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गाल को चूमते हुए बोला, कुछ नहीं किया है तुम्हारी मम्मा को मेरा बच्चा। हनी भी अपने पापा के गाल पर किस करते हुए बोला, तो फिर कहाँ है मेरी मम्मा? बाथरूम में है, बस आ रही होंगी। नेहा आराम से बच्चों को लेकर सोफे पर बैठ गई और बोली, तब तो मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, वो आएगी तब मिलकर ही जाऊँगी। तुम अभी डिनर के टाइम पर उसके साथ थी ना? आरव हनी को गोद से उतारते हुए नेहा की तरफ देखकर बोला, हाँ तो ऐसे बोल रही है जैसे कितनों दिनों बाद आई हो, मतलब मिलकर ही जाऊँगी। तभी बाथरूम की कुंडी फिर से खुली। सभी एक साथ उस तरफ पलट कर देखते हैं। साक्षी साड़ी पहने हुए अपने मोबाइल को हाथ में थामे बाथरूम से बाहर निकली। वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसके ऊपर गुलाबी रंग की साड़ी सच में बहुत सुंदर लग रही थी। उसने साड़ी परफेक्ट तो नहीं पहनी थी, पर उसकी खूबसूरती उस कमी को छुपाती थी। सबको अपने कमरे में देखकर वह खुशी खुशी अंदर आते हुए बोली, क्या बात है, सब एक साथ। आरव साक्षी को साड़ी पहनते हुए देखकर खुश तो हुआ, लेकिन फिर से एक बार उसके हाथ से यह सपना और यह मौका निकल गया। उसने पलट कर नेहा की तरफ देखा, जो इस वक्त साक्षी से बात कर रही थी। अपने ख्यालों में ही उसने नेहा को 36 तोपों से उड़ा दिया था। उसके जबड़े गुस्से से कसने लगे थे। नेहा कहीं ना कहीं यह बात जानती थी कि आरव को वो इरिटेट कर रही है, लेकिन वो जानबूझकर आरव को इरिटेट करने ही आई थी, तो भला रुकती क्यों? आरव को इग्नोर करते हुए नेहा बच्चों के साथ आरव के कमरे में बैठी रही। साक्षी आईने के सामने जाकर तैयार होने लगी। साक्षी को तैयार होता देख आरव ने नेहा से कहा, अब बच्चों को सोने के लिए भेज दो, लेट हो गया है, और तुम भी जाकर सो जाओ। नेहा अच्छे से जानती थी कि वह उसे इस कमरे से भेजने के लिए यह सब आरव की तरकीब है। साक्षी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर पलटते हुए बोलती है, नेहा दी, आप भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ? आरव का तो मानो वह हाल था कि उसका मन कर रहा था कि वो जाकर दीवार पर अपना सिर इतनी जोर जोर से मारे कि उसके 2 हिस्से हो जाएं। आरव उसे डेट पर लेकर जा रहा था और यह उन दोनों की पहली रोमांटिक डेट थी और साक्षी नेहा और बच्चों को वहां चलने के लिए बोल रही थी। फिर यह डेट कहाँ रहती, ये तो फैमिली आउटिंग हो जाती। आरव गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। नेहा पहले तो पलट कर आरव को तब तक देखती रही जब तक उसकी नज़रों से ओझल होकर घर से बाहर नहीं निकल गया। फिर वो पलटी और साक्षी की तरफ देखा और दोनों जोर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ी। हंस कर दोनों के बुरी हालत हो रही थी। जहाँ सोफे पर बैठे बैठे साक्षी अपना पेट पकड़कर हंस रही थी,
वहीं दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठकर नेहा भी हंस हंस कर बेहाल हो रही थी, जबकि दोनों के बच्चों को अपनी माँ और चाची को इस तरह हंसते हुए देखकर एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो पूछना चाह रहे हो कि क्या हुआ है। अब इन बच्चों को कौन बताता कि सारी शैतानी साक्षी की ही थी। आरव ने जैसे ही साक्षी के हाथ में साड़ी दी थी, वह साक्षी समझ गई थी कि आरव अब जानबूझकर उसे परेशान करेगा। इसीलिए वह मोबाइल लेकर ही बाथरूम में गई थी और नेहा को अपनी मदद के लिए बुला लिया था। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।